हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से जो आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड इसमें आज हम जो दोस्तों बायोलॉजी के प्रश्न जो है यहाँ पर करने वाले हैं। ये प्रश्न सारे दोस्तों आपके मिलान से संबंधित है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या मैं बात करूँ तो लगभग 150 के आसपास जो है यहाँ पर आपके प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत ही मुश्किल से दोस्तों इन प्रश्नों को अरेंज किया है, और जो आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यूकेएसएससी अगर आपका टफ पेपर बनाएगा तो आपका जो पेपर है कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। इसमें जो मिलान वाले प्रश्न है, सारे मिलान वाले प्रश्न रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको कथन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो मिलान प्लस कथन वाले क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और 150 प्लस के आसपास दोस्तों आपके यहाँ पर जो है प्रश्न रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या पर आप मत जाइएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है कहीं कहीं से लिए गए हैं, है ना। यूकेएसएससी है, किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो अब आता है दोस्तों आपका नाम पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ मिलान है, इनके आपको आंसर करने हैं। तो जल्दी से आपको बताना है क्या क्या जो है इनके आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। एक साइड आपका कैरोलस लिनियस है, दूसरी फिर उसके बाद आपका जाति है बेंथम हुकर हचिनसन। तो आपको बताना है किसका जो है किससे संबंधित है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। कैरोलस लिनियस, इन्हें जो है वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल एक का 4 है। जाति वर्गीकी की आधारीय इकाई, ठीक है। बेंथम और हुकर दोस्तों आपका जो है किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों आपका प्राकृतिक पद्धति, और हचिन्स आपका है जाति वृत्तीय प्रकृति, ठीक है, जाति वृत्तीय पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का आपका 2 है, और डी का आपका 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों सूची 1 सूची, है ना। एक साइड आपका जगत दिया है, दूसरी साइड आपका वर्ग दिया है, तो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो प्लांटी कवक प्रोटिस्टा मोनेरा, तो आपको बताना है जो प्लांटी है इसका संबंध किससे है। तो प्लांटी का संबंध है दोस्तों आपका शैवाल से, ठीक है। और कवक का संबंध आपका किससे है, इसका संबंध है फाइकोमाइसिटीज। और प्रोटिस्टा का संबंध आपका किससे है, प्रोटिस्टा इग्लिनोइड। और मोनेरा के अंदर का आपको पता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला है फिर से आपका प्रोटिस्टा है, और उदाहरण तो ये आपका क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनोइड है, प्रोटोजोन्स है। ये क्या है दोस्तों, सारे आपके प्रोटिस्टा जगत के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका एग्जाम्पल है। तो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत कौन आता है, तो आपको जल्दी से बताना है डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड या और प्रोटोजोन्स। तो जल्दी से आपको जो है इसका आंसर बताना है। तो ए का क्या होगा दोस्तों आपका 4, ठीक है। और बी का क्या होगा दोस्तों आपका 3, और सी का आपका होगा दोस्तों 2, और डी का होगा आपका 1। जो क्राइसोफाइट है उसका संबंध किससे आपका डायटम्स, और डाइनोफ्लैजिलेट का संबंध आपका किससे है, ये 3 से है, गोन यूलेक्स, ठीक है। और यूग्लिनोइड आपका यूग्लिना है, और प्रोटोजोन्स में आपका पैरामीशियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर से आपको बताना है, अगला है पेनिसिलियम अल्कोहल डबल रोटी रस्ट खाद्य छत्र, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से इसका संबंध किससे है। पेनिसिलिन का संबंध किससे है, अल्कोहल, डबल रोटी, रस्ट और खाद्य छत्र। तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो पेनिसिलियम है दोस्तों, इसका क्या आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम। और दूसरा आपका है जो अल्कोहल तथा डबल रोटी है, इसका संबंध आपका किससे है, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, ठीक है। और रस्ट है दोस्तों, इसका संबंध आपका है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। और खाद्य छत्र है आपका एगेरिकस बाइस्पोरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ए का आपका 3 है, बी का आपका 2 है, और ए का आपका 3 है दोस्तों, बी का आपका 2 है, सी का आपका 1 है, और डी का आपका 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों कि सूची 1 सूची 2, ठीक है। यहाँ पर आपको राइजोपस, पेनिसिलियम, ऑस्टिलेगो और अल्टरनेरिया, है ना, ये एग्जाम्पल है किसके अंतर्गत आते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, यूटेरियोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। तो राइजोपस कहाँ आता है दोस्तों आपका, राइजोपस आता है आपका फाइकोमाइसिटीज, ए का 4, ठीक है। पेनिसिलियम आता है दोस्तों आपका एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत, और ऑस्टिलेगो है आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और अल्टरनेरिया आपका आता है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए का 4 है,
बी का आपका 1 है, सी का आपका 2 है और डी का आपका 3 है। तो इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है। अगला है दोस्तों फिर से सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। एंथोसोरिटी, अनावृत, क्लम, मॉस या फर्न। तो आपको बताना है इनका संबंध किससे है। एंथोसिरोटी है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपका हॉर्नवॉर्ट है ना, हॉर्नवॉर्ट। और दूसरा आपका जो आपका है अनावर्त बीजी, तो अनावर्त बीजी का संबंध किससे है, अनावर्त पता है आपको, नग्न बीजी पादप है, ठीक है। क्लब मॉस का संबंध दोस्तों आपका किससे है, क्लब मॉस आपका लाइकोपोडियम। और फर्न है आपका दोस्तों साइकस, ठीक है। फर्न का संबंध किससे है, साइकस। तो राइट आंसर है इसका ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 5 है, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर से अगला है दोस्तों यहाँ पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, पाइनस, जिंगो एवं साइकस। तो मिलान करना है आपको कौन सा किससे संबंधित है। तो जल्दी से आपको बताना है किसका संबंध किससे है, तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। तो आपको पता है एक बीजपत्री है, उसके अंतर्गत क्या आता है, घास, मक्का और केला, ठीक है। ये एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। द्विबीजपत्री का आपको पता है साइकस, मटर, गुलाब, ठीक है। द्विबीजपत्री का क्या है, साइकस, मटर, गुलाब। और दोस्तों पाइनस क्या है दोस्तों, पाइनस आपको बताना है, पाइनस का संबंध आपका कोनिफोर, ठीक है ये। और जिंगो एवं साइकस ये क्या है आपके सजीव जीवाश्म, जिंगो और साइकस आपके सजीव जीवाश्म है। तो यहाँ पर आपका जो है सिंगल लाइनर प्रश्न भी बन सकता है कि एक बीजपत्री का एग्जाम्पल कौन सा है नीचे में से। तो द्विबीजपत्री का कौन सा एग्जाम्पल है, उदाहरण कौन सा है, कोनिफोर कौन सा है, पाइनस है, साइकस इस प्रकार है। और सभी सजीव जीवाश्म आपका कौन सा है निम्न में से, जिंगो या साइकस। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपका कम से कम 4-5 प्रश्न आपके यहाँ पर सिंगल लाइनर बन रहे हैं, ठीक है। तो अगला है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का फिर से आपको मिलान करना है। यहाँ पर जंतु का सामान्य नाम है, जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपके सिलेबस में है ना, साइंटिफिक नेम, इसे आप देख लेना। तो क्या क्या है यहाँ पर जो है आपका स्टारफिश, क्या है स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम है एस्टेरियोस, ठीक है। ए का 2 है, बी का है दोस्तों आपका, बी का क्या है जेलीफिश, इसका नाम है सीपिया, ठीक है। और डेविल फिश इसका क्या है, सी का आपका है ऑक्टोपस। और कटल फिश ऑरेलिया, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नाम है, ऑप्शन ऑफ बी है राइट आंसर। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों आप जो है मनुष्य, बंदर, हाथी, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी के जो है आपको जो है साइंटिफिक नेम याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, मत्स्य, उभयचर। तो बताना है किसका संबंध किससे है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन सा जीव आता है, तो कौन सा आता है दोस्तों आपका, इसके अंतर्गत आता है तारा मछली, ठीक है। और एक 4। दूसरा है हेमिकॉर्डेटा, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसके अंतर्गत आता है बेलिनोग्लोसिस। और मत्स्य के अंदर आपका कौन सा आता है, एनाबॉस। और उभयचर में आपका कौन सा आता है दोस्तों, आपका उभयचर में आता है आपका हाइला, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। इकाइनोडर्म आता है तारा मछली, हेमिकॉर्डेटा आपका बेलिनोग्लोसिस, और मत्स्य आपका दोस्तों एनाब्लॉस है, और उभयचर में आपका क्या आता है, हाइला। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से रिलेटेड। अगला है दोस्तों फिर से आपको मिलान करना है फाइसेलिया, पेनेटुला, एंटीरोबिस और आइलाइट्स, यूप्लेक्टिला। ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली सिपाही। ये जो है एग्जाम में प्रीवियस में पूछा जा चुका है, यूके SSS में ये पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपका कुछ भी बन सकता है ना। इसे पुर्तगाली सिपाही इनमें से एक है, तो अभी मिलान करके पता लग जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। तो इसका है जो ए का है आपका, ये है वीनस फ्लावर बास्केट। ये क्या है आपका, यूप्लेक्टिला क्या है आपका, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। फाइसेलिया, इसका संबंध आपका किससे है, इसका संबंध आपका ये है पुर्तगाली सिपाही। तो फाइसेलिया है दोस्तों आपका पुर्तगाली सिपाही, ठीक है। और पेनेटुला है आपका, पेनेटुला क्या है, इसका संबंध आपका पी पेन, ठीक है। एंटीरोबियस, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपका पिन वर्म। और अलाइट्स आपका पता है मिडवाइफ इक्टूफ, ठीक है। तो थोड़ा टफ है लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। तो टफ से आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि टफ है तो इसलिए आपको छोड़ के जाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों फिर से आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2। एक साइड आपके प्राणी है, दूसरी साइड आपको जो है क्या दे रखा है, हृदय आपका दे रखा है, किस प्रकार का है। उभयचर, मत्स्य, पक्षी, स्तनधारी,
ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा किस में रहने वाला है। तो उभयचर की बात करें तो इसमें जो है हृदय त्रिवेशमी रहता है। ठीक है, तो मत्स्य मत्स्य में क्या है दोस्तों, हृदय द्विवेशमी। पक्षी में आपको पता है, पक्षी में क्या पाया जाता है, सफ़ेद स्टॉर्क और स्तनधारी प्लेटिपस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो आप अच्छे से मैच कर लेना, ए का आपका 4 है, बी का आपका 1 है, पक्षी का आपका सी का आपका 2 है और स्तनधारी का आपका 3 है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़े इस प्रकार से प्रश्न बने हैं जो थोड़े हार्ड लेवल के हैं, है ना। तो यहाँ पर केकड़ा, मकड़ी, कन, खजूरा, टिड्डा, तो किससे संबंधित है दोस्तों इनका, इंसेक्टा, एरेक्निडा, क्रिस्टेशिया या डिप्लोपोडा। तो केकड़ा का संबंध जो आपका वो किससे है, केकड़ा का संबंध है दोस्तों आपका ये है क्रिस्टेशिया। ठीक है, और मकड़ी का संबंध किससे है दोस्तों, ये है आपका एरेक्निडा। ठीक है, कन खजूरा किससे है, कान खजूरा जो आपका है ये आपका डिप्लोपोडा और टिड्डा का संबंध आपका इंसेक्टा के अंदर आते हैं कीट पतंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। अगला है दोस्तों ज्वाला कोशिकाएं, कीप कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं, तो किसका संबंध किससे है, स्पंजा में पाई जाती है, हाइड्रा में है, प्लेनेरिया में है, एस्केरिस में है। ये क्या है दोस्तों, आपकी उत्सर्जी अंग है। जैसे ज्वाला कोशिकाएं आपका क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। कीप कोशिकाएं भी आपका क्या है, उत्सर्जी अंग है। जैसे ह्यूमन में ना ब्रिक पाया जाता है, वैसे भी ज्वाला कोशिकाएं, कीप कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं, ये आपकी क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो इनमें से आपको बताना है किसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो ज्वाला कोशिका उसका संबंध जो है आपका वो है आपका किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक ज्वाला कोशिकाएं का आपका प्लेनेरिया। ठीक है, और दूसरा है आपका दोस्तों कीप कोशिकाएं स्पंज में, और दंश कोशिकाएं आपकी पाई जाती है हाइड्रा। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, है ना। ये कुछ नहीं है आपका, ये 3 है। तो राइट आंसर जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला फिर से आपका प्रश्न है मिलान से संबंधित है। यहाँ पर आपका सिंगर और निकोलसन, कॉलिकर, रॉबर्टन और टॉलबर्ट, एक साइड आपकी साइंटिफिक है, दूसरी साइड आपकी खोज है। ये प्रश्न तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, एकल झिल्ली परिक्रमा, पर ऑक्सीसोम की खोज और तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा क्या रहने वाला है। तो सिंगर और निकोलसन इसका संबंध है तरल और मोज़ेक मॉडल। किसने दिया, तरल पूछा जाएगा 1 लाइनर पे भी, तब आपको नोट करना है तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन से संबंधित है। ठीक है, कॉलिकर आप पता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा। ठीक है, 2 चीज़ आपको याद रखनी है, नाम बेंडा ने दिया, खोज किसने की, कॉलिकर। अब है रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन ने क्या किया, रॉबर्टसन ने दोस्तों आपका इसका संबंध आपका ये है एकल झिल्ली परिकल्पना किसने की, रॉबर्टसन। परऑक्सीसोम की खोज किसने की, टॉलबर्ट ने। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जी है, यहाँ पर सूची पहले से ही मिलान कर रखा है, तो फिर भी आपको बताना है। यहाँ पर हरित लौह के प्रकार और शैवाल है, तो यहाँ पर इसका मिलान हो रखा है, तो हमें सिर्फ आंसर करना है। प्याले नुमा का क्या है आपका, क्लेमाइडोमोनास है ना, शैवाल। इसमें क्या पाया जाता है आपका, प्याले नुमा हरित लौह पाया जाता है। ठीक है, और मेखलाकार हरित लौह किस में पाया जाता है, बी का 1। ठीक है, ये मिलान रॉन्ग है, तो यहाँ से हम ठीक से इसे मिलान करते हैं। तो प्याले नुमा जो हरित लौह पाया जाता है वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, और मेखलाकार जो हरित लौह पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है आपका यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, मेखलाकार किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में। और ताराकार किस में पाया जाता है, जिग्निमा। और जालीवृत्त जो हरित लौह पाया जाता है वो पाया जाता है ओडोगोनियम में। इंपॉर्टेंट है, हरित लौह आपके सिलेबस में है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो इसे आपको नोट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो आपका है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों फिर से आपका है, ये कोशिकांग है, खोज करता है। तो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है लवक। तो केंद्रक हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखा किसने की, कॉलिकर ने। केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, गोल्जी का है कैमिलियो गोल्जी ने, और लवक की खोज ई हेकल। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका फिर से कोशिकांग है और इनके सामान्य नाम है। ठीक है, राइबोसोम है, रसदानी है, अंतःप्रवेशजालिका है, हरित लवक है। इनके आपको सामान्य नाम बताना है। तो क्या क्या इन्हें कहा जाता है, जैसे आपको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सिंगल लाइन में भी हो, सिंगल लाइनर में भी हो, प्रश्न पूछा जा सकता है। और कोशिका कचरा आपको पता है किसे कहा जाता है, रसदानी है ना, रिक्तिका। जो रसदानी को कोशिका का कचरा पात्र कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों अंत हरित लवक, आपको पता है हरित लवक को क्या कहेंगे, अंतःप्रद्रव्यजालिका क्या है, इसका आपका कोशिका का रसोई घर जो है इसे कहा जाता है हरित लवक, आपको पता है कोशिका का अंतःकंकाल। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, ए का 2 और बी का 1 है, सी का 4 है। ठीक है, ये थोड़ा मिसमैच है। सी का आपका क्या है, जो अंतःप्रद्रव्यजालिका है कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, हरित लवक आपका क्या है, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो है पादप का भोजन बनता है। तो पादप का भोजन कहाँ बनता है, हरित लवक में, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतःप्रद्रव्यजालिका जिसे कहते हैं, और कोशिका का कचरा पात्र जिसे रसदानी कहते हैं, रिक्तिका। ठीक है, और राइबोसोम जो है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है यहाँ पर, ये है दोस्तों आपका अर्धसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा होगा अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन। तो डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, ये जो है दोस्तों इसके अवस्थाएं हैं। आपको बताना है किसका किससे संबंधित है, मतलब किस अवस्था में क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी जो है यूकेसीसी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह प्रश्न भी जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में आता है आपका क्रियाज बेटा। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों जो है जाइगोटीन, इसका ये क्या है, इसमें क्या होता है, सूत्र युग्मन। और पैकेटीन में क्या होता है आपका, पैकेटीन में होता है जीन विनिमय। जीन का विनिमय आपका पैकेटीन में होता है। डाइकाइनेसिस में आपका क्या होता है, उपांतीय भवन। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, ऊतक जनवाद, ट्यूनिक कॉर्पसवाद, प्रशांत केंद्रवाद। तो किसने कौन सा वाद दिया, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ऊतक जनवाद किसने दिया, ट्यूनिका कॉर्पसवाद किसने दिया, प्रशांत केंद्रवाद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका, पहला है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, ये दिया आपका नगेली ने। दूसरा है दोस्तों आपका ऊतक जनवाद आपका दिया हैंसटीन। ठीक है, ट्यूनिका कॉर्पसवाद ये किसने दिया, स्पिट ने, और प्रशांत केंद्रवाद ये आपका किससे संबंधित है, क्लोज से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का आपका 2 है, बी का आपका 3 है, सी का आपका 4 है, और डी का आपका 1 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर ये फ्लोएम है आपका, है ना, फ्लोएम से संबंधित है। अरीय बाह्य फ्लोएमी, उभय फ्लोएमी, सकेंद्री। तो किस में पाया जाता है, तो किसका किससे किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए जो अरीय है दोस्तों आपका, ये है आपका बीज, इसका बीज से संबंधित है। और दूसरा जो है दोस्तों आपका जो बाह्य फ्लोएमी है, बी का, ये संबंधित आपका द्विबीजपत्री से, द्विबीजपत्री था ना। उभय फ्लोएमी किससे संबंधित है, इसका संबंध है दोस्तों जड़ तंत्र से। और सेकेंडरी है कुकुर बिरटेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नोट कर लेना। अगला है दोस्तों विभज्योतक, है ना, आपके पास है जो विभाजन का कार्य करती है विभज्योतक। तो शीर्षक विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक या द्वितीय विभज्योतक, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक का संबंध है वो किससे रहता है, मूलाग्र। मूलाग्र जानते हो, जड़ का जो आगे वाला भाग, पौधे का जो आगे वाला सिरा है ना, तने का जो आगे वाला भाग मूलाग्र है ना, अग्रभाग में। पार्श्व विभज्योतक जो पीछे वाले भाग में पाया जाता है ना, जो मोटापे बढ़ाने का काम करता है, कैम्बियम। अंतर्वेशी जो मध्य में पाया जाता है, बीच में, किसमें, सी का 2 पर्व। और द्वितीय विभज्योतक आपका कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 है, डी का 4। तो ये इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन तक है दोस्तों आपका, ये है दोस्तों इनका संबंध है आपका नगेली। ठीक है, ए का 2 है। और दूसरा है दोस्तों इसका आपका क्या है, स्थूल कोणोतक स्लाइडेन। और मृदोतक का संबंध है आपका, इनका संबंध है ग्रेव से। और चालनी ललिका जो है
इसका संबंध किससे है? आपका हर्ट विंग। ठीक है, तो ए का आपका 2 है, बी का आपका 4, सी का 1 और डी का आपका 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 का है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची फर्स्ट सूची 2 का मिलान आपको करना है। फिर से आपके पास यहाँ पर एक साइड बीजोतक है, बाहर त्वचोतक है, मृदोतक है, स्थूल कोणोतक। तो क्या करते हैं, इनके कार्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है। बीजोतक क्या करता है? सक्रिय विभाजनशील कोशिकाएं, विभाजन का कार्य करता है आपका बीजोतक। ठीक है, दूसरा है आपका जो है बारहा त्वचीय ऊतक। तो ये क्या करता है? आपका रंध्र है ना, रंध्र कैसा है आपका? बारहा त्वचीय ऊतक है। ठीक है, तीसरा है मृदुतक जो आपका प्रकाश संश्लेषण एवं भंडारण करता है, मृदु ऊतक, सी का 1 है। ठीक है, मृदुतक आपका क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण एवं भंडारण। और स्थूल कोणोतक आपका क्या करता है? यांत्रिक सहायता। इंपॉर्टेंट है, पौधे को यांत्रिक सहायता कौन देता है? स्थूल कोणोतक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एवं भंडारण कौन करता है? मृदुतक। और रंध्र कैसा है? बारहा त्वचीय ऊतक। और सक्रिय विभाजनशील कोशिकाएं कौन सी? आपकी बीजोतक। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है सिंगल लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न फिर से दोस्तों, सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। क्यूटिकल बुलिफॉर्म रंध्र बाह्य त्वचा। तो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं आपको बताना है। एकल स्तर, रक्षक कोशिका, मोम का स्तर या रिक्त रंगहीन कोशिका। किसका संबंध किससे है? फिर से आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? आपको जो है खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, जो क्यूटिकल है आपका, इसका संबंध किससे है? क्यूटिकल का संबंध आपका है मोम का स्तर। क्यूटिकल में आपका मोम का स्तर है ना। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों आपका बुलिफॉर्म कोशिकाएं। ये होती है दोस्तों आपकी रिक्त रंगीन कोशिका। रंध्र आपको पता है, रंध्र किस प्रकार की है? रंध्र आपकी जो है रक्षक कोशिका है। और बारहा त्वचा जो है आपका एकल स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला फिर से दोस्तों, सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो आपको बताना है, एक साइड आपके जो है क्या है, तो कहाँ पर जो है पाए जाते हैं, है ना, किस में जो है इनकी उपस्थिति होती है? बही फ्लोएमी तथा खुले, आर्य, उभय फ्लोएमी, सकेंद्री। तो किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो बही फ्लोएमी, तो इसका क्या है आपका? आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी है। एक आपका 4 है, सूरजमुखी का तना बही फ्लोएमी तथा खुले होते हैं। सूरजमुखी का तना कैसा होता है? बही फ्लोएमी तथा खुले। बी का आपका 3 है, मक्का की जड़ अरीय होती है। ठीक है, किसकी निम्न में से किसकी जड़ अरीय है? निम्न में से किसका तना बही फ्लोएमी है? निम्न में से कौन सकेंद्री है? इस प्रकार के सिंगल लाइनर के प्रश्न भी बन सकते हैं, अच्छे से देख लेना। सी का आपका 1 है, कुकुरबिटा का तना उभय फ्लोएमी होता है। फर्न आपका कैसा होता है? सकेंद्रीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान वाले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सरल स्तंभी एपिथेलियम, हृदय पेशियां, वस्य ऊतक, कचाव उपस्थित। तो किसका संबंध किससे है? तो जल्दी से आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, सरल स्तंभी जो एपिथेलियम है, अमाशय तथा आंत का भीतरी स्तर। अमाशय तथा आंत का भीतरी स्तर कैसा होता है? सरल स्तंभी एपिथेलियम, है ना। ठीक है, हृदय पेशियां आपका किससे संबंधित है? हृदय की भित्ति से, बिल्कुल। और वसीय ऊतक आपका किससे संबंधित है? वसा जो आपका पाया जाता है दोस्तों, आपकी त्वचा जो है, त्वचा के नीचे उदर, जांग, छाती, कुल्हे आदि, है ना, जहाँ पर आपका जो है मांसल वाला भाग रहता है, वहाँ पर क्या रहता है आपका? वसा। और कचाव कहाँ पर होता है दोस्तों? आपका अस्थियों में, है ना। अस्थियों के जोड़ों पर क्या पाया जाता है? कचाव। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है आपका, इनमें से सिंगल लाइन में प्रश्न भी बन सकता है, तो अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर से आपको जो है मिलान करना है। तो यहाँ पर केंद्रक है, और दूसरे आपका किस में कितने केंद्रक पाया जाता है? बड़ा, छोटा, 2 पाली वाला, 3 पाली वाला। न्यूट्रोफिल्स, इयोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट। तो किस में कौन सा केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है। जो देखिए, जो न्यूट्रोफिल्स है दोस्तों, इसमें पाया जाता है आपका 2 7 पाली वाला केंद्रक। ए का 4 है। बी का है दोस्तों इयोनोफिल्स में दोस्तों, इसमें पाया जाता है द्विपालित केंद्रक। बेसोफिल्स में जो आपका पाया जाता है 2 3 पाली वाला केंद्रक। और लिम्फोसाइट में जो आपका पाया जाता है एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। और मोनोसाइट में ब्रिक के आधार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक से संबंधित ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द्विपालित केंद्र निम्न में से किस में है? ब्रिक के आकार का केंद्रक निम्न में से किस में पाया जाता है? ठीक है, 2 3 पाली वाला केंद्र, एक बड़ा केंद्रक किस में पाया जाता है?
तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। फिर से यहाँ पर आपका घनाकार, पक्षमायुक्त, स्तंभाकार शल्की, केराटिनॉइड शल्की, ठीक है, इस तरह आपके है ना। किस प्रकार से, जैसे त्वचा की एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, किस प्रकार का स्तर पाया जाता है, शल्की है, स्तंभाकार है, पक्षमायुक्त है या घनाकार है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है। यूकेएसएससी आपको पता है इसी प्रकार के प्रश्न बनाता है, ठीक है। तो ए का जो है घनाकार, जो आपका अग्न्याशी नलिका का जो स्तर होता है वो घनाकार होता है। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया है, अग्न्याशी नलिका का स्तर कैसा होता है, घनाकार होता है, ठीक है। और दूसरा आपका है जो फैलोपियन नलिका का जो आंतरिक स्तर है वो पक्षमायुक्त होता है, ठीक है। बी का आपका 4 है। और अगर आपको कलर मैचिंग करता हूँ, बी का 4 है, अब दूसरे कलर से मैचिंग करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। स्तंभाकार जो है दोस्तों आपका सी का आपका 3 है। पित्ताशय की आंतरिक सतह कैसी होती है, स्तंभाकार। डी का आपका जो है शल्की कोशिकाएं। रुधिर वाहिनियों का आंतरिक स्तर कैसा होता है, शल्की कोशिकाएं, ठीक है। शल्की प्रकार की रहती है ना, शल्की। रुधिर वाहिनियों का जो आंतरिक स्तर हो किस प्रकार रहता है, शल्की। और त्वचा की एपिडर्मिस, इसका संबंध आपका किससे है, इसका संबंध आपका त्वचा की एपिडर्मिस किससे संबंधित है, कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो 1 का 5, तो ई का क्या है आपका 1 है, ठीक है। कैरोटिनॉइड शल्की, ये त्वचा की एपिडर्मिस। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों, ए का आपका 5 है, और बी का आपका 4, सी का आपका 3, और डी का आपका 2, और ई का आपका 1, ठीक है। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर है। अच्छे से आपको जो है मैचिंग करना है। फिर से अगला प्रश्न दोस्तों, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तो किसका संबंध किससे है, ठीक है। ये कोशिकाएं हैं, क्या काम है इनका, बेसोफिल्स का क्या काम है, मोनोसाइट का क्या है, लिम्फोसाइट का क्या है, एसिडोफिल्स का क्या है। तो बेसोफिल्स, हिपेरिन तथा हिस्टामिन का श्रावण कौन करता है, बेसोफिल्स, ठीक है। और ये का क्या है आपका 1 ही है। दूसरा है आपका जो एसिडोफिल्स है, एंटी एलर्जिक तथा घाव को भरना है ना, एंटी एलर्जिक तथा घाव को कौन भरता है, एसिडोफिल्स। मोनोसाइट आपका क्या करता है, मोनोसाइट आपका फिगोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों फिर से आपके लिए है, आपको मिलान करना है। सारे मिलान वाले प्रश्न है 50+ के आसपास, है ना। इससे दो चीज़ का फायदा आपका, एक तो सिंगल लाइनर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, दूसरा जो आपका मिलान से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं वो जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो है कंप्लीट हो रहा है ना। कि ये जो है हार्डेस्ट प्रश्न है, इजी प्रश्न नहीं, हार्ड है। बाकी बेसिक तो आप सबने पढ़ा होगा, तो जो हार्ड टाइप के प्रश्न है वो इसी प्रकार से बनेंगे। तो आपको जो है इसमें बताना है शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभि, कूट स्तरीय, स्तंभाकार, तो कौन सी ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती है, अंडाशय की ग्रंथि कैसी होती है, ट्रेकिया की कैसी होती है, रुधिर वाहिनियों की ग्रंथियाँ कैसी होती है, आंतरिक ग्रंथियाँ, तो आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो शल्की जो है दोस्तों वो जो है रुधिर वाहिनियाँ ये कैसी होती है, शल्की। अभी हमने इससे पहले इसी के बारे में बात की थी। घनाकार हमने कहा था, घनाकार किसकी होती है, किसकी होती है, अंडाशय, ठीक है। और स्तंभाकार आंतरिक ग्रंथियाँ, ठीक है। पक्षमाभिकीय ये किसकी होती है, ये होती है ब्रेंक्यूल्स। और कूट स्तरीय स्तंभाकार ये होती है आपकी ट्रेकिया की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी। ए का आपका 4 है, बी का आपका 3 है, सी का आपका 1 है, और डी का आपका 5 है, और कूट स्तरीय का आपका 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर भी आप एक बार अच्छे से मिलान करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों सारणी में आपको देखना है, ये किससे संबंधित है ये आपको देखना है। ये कुछ विटामिन्स है ना। तो ये विटामिन है, जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है, थोड़ा आपको अपने फ़ोन को थोड़ा बदलना है। दूसरा है कि विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। ई का नाम टोकोफेरोल है। विटामिन के का नाम जो है नेप्थिक्विनोन के नाम से। विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटीन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और ये इसके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके स्रोत हैं, तो ये इसके स्रोत हैं, तो ये भी आप देख लेना। और ये दोस्तों जो है यहाँ पर जो है इनके रोग है, मतलब इनकी कमी से क्या क्या रोग होता है, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। विटामिन ए है, विटामिन A B C, ठीक है। विटामिन B, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 इस प्रकार से है।
ये इनके क्या है, तो आप जो है इसे झूम करके जो है अच्छे से इसको झूम करके आपको क्या करना है, फिर मैं झूम करके थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी होगी। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, है ना, या तो इसके स्रोत आएंगे या तो इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो ये सारे हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो बढ़ते हैं अगली जो स्लाइड है। अगली स्लाइड भी दोस्तों सेम है, ये विटामिन B5 है, विटामिन B7 है ना, ये इनके रासायनिक नाम है। बायोटीन, फैलिक, विटामिन B9 का नाम है, विटामिन 12 का नाम आपका साइनोकोबाल्ट एमिन है, विटामिन C का नाम एस्कर्बिक एसिड है, और ये इनके स्रोत हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, और ये जो है दोस्तों इनके जो है क्या है, रोग। ठीक है, प्रभाव, तो किसका प्रभाव क्या होता है, तो ये आप नोट कर लेना, ये सारे हैं। ठीक है, फिर से मैं इन्हें इस प्रकार से करता हूँ ताकि आप कॉलम की सहायता से इन सबको देख सकें। ठीक है, तो छोटा कर लेता हूँ, अगर आपको हो सके स्क्रीनशॉट ले लेना झूम करके, है ना, झूम करके जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको जो है ये सारी चीज़ें नोट करनी है। अगला फिर से है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, तो बताना है आपको, पादप है और उदाहरण है ना। फिर से आपको जो है दोस्तों इसको बताना है, तो क्या क्या इसमें आंसर रहने वाले हैं। पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर यहाँ पर पहले ही टिक है। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी आपका क्या है, अमरवेल। ठीक है, और पूर्ण मूल परजीवी आपका क्या है, रेफ्लिसिया। आंशिक मूल परजीवी दोस्तों आपका विस्कम है, और आंशिक स्तंभ परजीवी आपका क्या है, सेंटिलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना, है ना, यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है, आंशिक मूल परजीवी कौन सा है, पूर्ण मूल परजीवी कौन सा है, पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला फिर से है दोस्तों आपका, ठीक है, तो ये है आपको बताना है इनका संबंध किससे है। एक साइड आपके साइंटिफिक है, दूसरी साइड आपकी जो है ये है प्रकाश संश्लेषण है, दीप्तिकालिता है, रंध्रीय क्रियाविधि। किन ने जो है इनकी खोज की, किन्होंने जो है इनका सिद्धांत है, इस प्रकार से ये संबंधित है, आपको बताना है। H डिक्सन तथा J जॉली, इन्होंने क्या किया, तो इनका संबंध जो है दोस्तों ये है रसारोहण, और ये का 5। ठीक है, ई मुंच, इनका संबंध आपका है रंध्रीय क्रियाविधि से। लेविट कार्बनिक पादप स्थानांतरण। ठीक है, और इसका है प्रकाश संश्लेषण W कॉर्नर तथा H एलार्ड। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये आपका है फिर से आपका लार से संबंधित अमाशय अग्न्याशय रस, तो किस में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न हमने इससे पहले भी किया था, तो राइट आंसर है पित्त में क्या कितना पाया जाता है आपका, पित्त। तो आपको बताना है पित्त जो है आपका इसमें क्या पाया जाता है ना, इसका राइट आंसर आपका B 1 2 है ना। पित्त का जो है 8.0, लार का आपका है आपका क्या है, B का 4 है, और C का आपका कितना है, C का आपका 1 है, और D का आपका 3 है। फिर से पैप्टिक कोशिकाएं, ऑक्सीजनिक कोशिकाएं, चूषक कोशिकाएं, तो ये हमने जो है इससे पहले किए थे। पैप्टिक कोशिकाओं का संबंध किससे है, ऑक्सीजनिक कोशिकाएं, चूषक कोशिकाएं या प्रोटो एंजाइम, तो आपको बताना है इनका संबंध किससे है, तो बताना है। तो पैप्टिक कोशिकाएं दोस्तों इसका संबंध आपका प्रोटो एंजाइम से है। ऑक्सीजनिक कोशिकाएं हैं, इनका संबंध किससे है, एक HCl से है, और चूषक कोशिकाएं ये कैसी है, श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से है, यकृत बीटा कोशिकाएं ग्रहणी अग्नाशय, तो इनका संबंध किससे है आपका, ए का है आपका 4। ठीक है, यकृत आपका स्टारोलिकिन से है। बीटा कोशिकाएं दोस्तों आपका इसका है आपका इंसुलिन, ग्रहणी जो है आपका एमाइलेज, और अग्न्याशय जो है तो आपका इसका संबंध है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, अगला फिर से दोस्तों त्वक श्वसन प्रवाही क्लोन तंतु लेरिंग्स, तो इनका संबंध किससे है, किस में यह पाया जाता है, तो त्वक श्वसन। ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पर दिया है। तो ए का क्या है आपका, त्वक श्वसन आपका मेंढक में पाया जाता है। B का आपका क्या है 4 है ऑक्सीजन, और क्लोन जंतु में क्या पाया जाता है दोस्तों, ये आपका डॉगफिश, और लेरिंग्स जो है इसका संबंध किससे है, D का 1 ऑरिटिनोइड। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। तो
क्या है आपका राइट आंसर, क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले है मत्स्य उभयचर सदृश पक्षी, तो किसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कौन सा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? मत्स्य में जो आपका है वो पाया जाता है एकल परिसंचरण तंत्र, और उभयचर में आपका पाया जाता है मिश्रित, और फिर सी का भी आपका मिश्रित है सरीसृप में भी, और द्विपरिसंचरण तंत्र पक्षी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से आपको सुमेलित करना है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कोलेस्ट्रॉल आरसीबी की वृद्धि संख्या या प्रतिरक्षी, किसका संबंध किससे है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का संबंध है दोस्तों आपका उच्च रुधिर स्कंदन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? उच्च रुधिर दाब, ठीक है। आरबीसी की वृद्धि संख्या किसके कारण? बहुलोहित अणुरुधिर, और प्रतिरक्षी आपका किससे है? लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है ये आपके ऐसे है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखना है आपका प्रतिवर्ती क्रिया बहुध्रुवीय सोडियम नाइट्रोजन आयंस और घुटने में मोच, तो क्या क्या है इनके आंसर रहने वाले हैं, किसके कारण कौन सा जो है किसके साथ मैच करता है, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का जो संबंध है आपका न्यूरॉन से है। न्यूरॉन का कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। बहुध्रुवीय आपका क्या रहता है? अनैच्छिक क्रिया, बी का 4 है। सोडियम तथा नाइट्रोजन प्लस आयन किस में है दोस्तों? सी का आपका है। इसका संबंध आपका पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, और लार तथा गैस्ट्रिक द्रवों के श्रावण में वृद्धि, इसका संबंध आपका है सक्रिय संवहन, और घुटने में मोच ये कैसी है? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला फिर से है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। प्री मोटर भाग, सिमिस्थेटिक भाग, लिम्बिक तंत्र, वर्निकी भाग, वर्निके का भाग। तो भाषा का ज्ञान, पेशी की अच्छी गति, व्यवहार, स्पर्श दाब तथा तापमान परिवर्तन की संवेदनशीलता, तो इनका संबंध किससे है? जो प्री मोटर भाग है इसका संबंध आपका पेशियों की अच्छी गति, ठीक है। और सोमस्थेटिक भाग इसका संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों स्पर्श दाब तथा तापमान परिवर्तन की संवेदनशीलता है। और लिम्बिक तंत्र का संबंध किससे है? लिम्बिक तंत्र का संबंध है आपका व्यवहार से है। और वर्निके का भाग इससे है आपका भाषा का ज्ञान, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लेना। अगला फिर से है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर पैराइटल पाली, फ्रंटल पाली, टेम्पोरल पाली, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन है नियंत्रण एवं समन्वय से है ना आपके पास, नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसी से है। तो ए का 2 है पैराइटल पाली का संबंध किससे है? सोमेस्थेटिक भाग, ठीक है। फ्रंटल पाली जो है आपका इसका संबंध है प्री मोटर भाग, टेम्पोरल पाली का संबंध है आपका वर्निके भाग, और हाइपोथैलेमस का आपका लिम्बिक तंत्र। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर से अगला प्रश्न है दोस्तों मिलान से संबंधित, नेत्र के भाग और कार्य। तो आपको बताना है फोबिया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, वृक्क, तंत्रिका, तो क्या क्या है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है प्रश्न जरूर बनेगा, वो सिंगल लाइनर में बनेगा या स्टेटमेंट में बनेगा या फिर आपका मिलान वाला बनेगा, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो ये आपको अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो फोबिया है, ठीक है, इसका संबंध है दोस्तों आरबीजी, प्रकाश को ट्रांसड्यूस करती है। तो फोबिया का कार्य क्या है? आरजीबी प्रकाश को ट्रांसड्यूस करती है, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश को ट्रांसड्यूस कौन करती है? आपकी फोबिया, जो आपके आई नेत्र में एक भाग है। दूसरा आपका क्या है? आइरिस। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का जो काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। जो प्रकाश लाइट को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल वो करता है आपका आइरिस वाला भाग। तीसरा आपका जो प्यूपिल है दोस्तों, इसका काम क्या है? प्रकाश प्रवेश द्वार, है ना। प्रकाश के लिए प्रवेश द्वार कौन बनाती है? आपकी प्यूपिल। तो अब आपका डी है लेंस। लेंस क्या करता है? प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित, है ना। आपका जो प्रकाश है, आपको वस्तु क्यों दिखाई देती है? आपको वस्तु क्यों दिखाई देती है? आपको वस्तु इसीलिए दिखाई देती है जब प्रकाश, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं ना, जब प्रकाश उससे टकराकर आपकी आंखों में जाता है तब आपको वो वस्तु दिखाई देती है ना। तो लेंस क्या करता है? जो प्रकाश है उसको केंद्रित करता है जिससे हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो अंधेरे में हमें जो है वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि रात को प्रकाश ही नहीं होता है। तो हमें वस्तु कैसे दिखाएगी? वस्तु हमें तब दिखाई देगी जब लाइट उस वस्तु में पड़ेगी और वह उस वस्तु से जो लाइट है वो हमारे में आंखों में रिफ्लेक्ट होके आएगी, तब हमें जो है वो वस्तु पूरी दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? जो लास्ट है वृक्क तंत्रिका, इसका है आपका
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संवेदना भेजती है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों फिर से आपको सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। श्लाका कोशिकाएं, दृक् शंकु, आइरिस, दृष्टिपटल, तो किसका संबंध किससे है फिर से आपको बताना है। देखिए किसका संबंध किससे है। तो श्लाका कोशिकाएं दोस्तों प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं। ठीक है, दृक् शंकु जो है आपका, उनका संबंध किससे है, प्रकाश उद्दीपन ग्रहण करते हैं आपका दृक् शंकु। आइरिस आपका क्या करता है, आँख का तंत्रिका स्तरीय आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित, बिल्कुल आइरिस का काम क्या है, जो प्रकाश आता है आपके आंखों में उसको कंट्रोल करता है ना, तभी तो आपकी आंखें, जैसे लाइट तेज होगी आपकी आंखें खुद ही कम हो जाएगी, अंधेरा अगर लाइट कम होगी तो आपकी आंखें जो है बड़ी हो जाती है। तो दृष्टिपटल जो है आँख का तंत्रिका स्तर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला है दोस्तों जीवा के भाग और स्वाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है जीवा में कौन से भाग हैं और कहाँ पर जो है आपकी स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो देखिए अग्र छोर पर जीवा का जो आगे वाला भाग है ना, उसमें आपका क्या पाया जाता है, फिर से आपको जो है बताना है इसका राइट आंसर। जीवा का जो अग्र छोर है दोस्तों वो बताता आपका मीठा, है ना। जीव का जो सबसे आगे वाला भाग है उससे मीठे का पता लगता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक बार चख के देख लेना। ठीक है, और अग्र पार्श्व भाग, अग्र मतलब आगे से अगल बगल वाला भाग, आगे का अगल बगल वाला भाग, ये क्या दिखाता है आपका, ये आपका नमकीन स्वाद बताता है ना। जीवा को इधर उधर वाला भाग है, लेफ्ट राइट वाला, है ना, ये क्या बताता है, नमकीन। और पश्च पार्श्व जो पीछे वाला भाग है दोस्तों सी, ये क्या बताता है आपका, ये बताता है आपका खट्टा, है ना। जीवा को जो पीछे वाला भाग है, सबसे पीछे वाला, वो बताता है आपको खट्टा, और पश्च भाग कड़वा। ठीक है, पश्च पार्श्व, पार्श्व मतलब इधर उधर वाला, जैसे अग्र पार्श्व है ना उसी पीछे पार्श्व भाग वाला, जीवा का जो पश्च भाग है सेंटर वाला, वो क्या बताता है आपका, कड़वा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों बीजांड, ब्रिजांड, रिक्त बीजांड का है ध्रुवीय केंद्रक, तो किस में क्या पाया जाता है, तो आपको जो है इसका आंसर बताना है। यह है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, रिप्रोडक्शन इज ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ी होगी बीजांड की संरचना, परागकण की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन, निषेचन आपने पढ़ा होगा, पर परागण आपने पढ़ा होगा, स्वपरागण, मानव जनन तंत्र, मानव मादा जनन तंत्र, मानव में आंतरिक निषेचन, जीवाणु जनित रोग, जनसंख्या और परिवार नियोजन, ये सारे टॉपिक अगर आपने पढ़े हैं तो उन्हीं में से ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, क्या आंसर है। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला दोस्तों इसका, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बीजांड का संबंध आपका बीज, बीज कहाँ बनता है आपका, बीजांड में। ठीक है, और बीजांड वृत्त एरिल, ठीक है, बीजांड का है परिभ्रूण कोश में, और ध्रुवीय केंद्र आपका भ्रूणपोष में। ठीक है, ध्रुवीय केंद्र में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर से अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। बताना है आपको सूक्ष्म कलिका, कवक, बीजाणु, मार्केंशिया, जेम्यूनल, अनिषेक फलन, किसका संबंध किससे है। तो सूक्ष्म नलिका है, सूक्ष्म कलिका ईस्ट, इसका संबंध ईस्ट से है। बीजाणु आपका कवक से है। जेम्यूनल आपका दोस्तों मार्केंशिया है। अनिषेक, निषेचन के बिना जो बीज निर्माण होता है अनिषेक फलन कहते हैं, पूछा गया है केमिस्ट में। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सवाल पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है नारियल, ड्रम स्टिक, मोरिंगा, कुकुरमुत्ता और अरंडी, तो इनमें से आपको जो है मिलान करना है, किसका संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों जो नारियल है आपका जलद्वार, है ना, और दूसरा है दोस्तों आपका जो इसका संबंध है ड्रग स्टिक, मोरिंगा, इसका संबंध किससे आपका, वायु द्वारा, है ना। कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता मशरूम, ये क्या है, इसका संबंध किससे है, स्फुटन द्वारा, और अरंडी आपका जानवरों द्वारा। ठीक है, ये आपका निषेचन है ना। निषेचन आपको सुमेलित करना है किसमें किस प्रकार को, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अगला है जूफिली, ऑर्निथोफिली, एंटीनोफिली, काइटोरोफिली, है ना। ये आपका क्या है, पक्षी है,
है ना। ये परागकण है दोस्तों, किसके में जो है किसके द्वारा परागकण होता है। जूफिली में किसके द्वारा होता है, और ऑर्निथोफिली में एंटोमोफिली और कायरेटोरोफिली, किस में जो है किसके द्वारा परागकण होता है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। ठीक है, जूफिली में है दोस्तों जंतु के द्वारा परागकण होता है, और ऑर्निथोफिली में है पक्षी के द्वारा होता है। एंटेमोफिली ये क्या है, इसमें जो है कीट के द्वारा परागकण एंटेमोफिली, और काईरेप्टोफिली क्या क्या चमगादड़ के द्वारा परागकण उसे हम कहेंगे काईरेप्टोफिली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला फिर से है दोस्तों, गोलिक शुक्रवाहिका विच्छेदन या कॉपर-टी। तो आपको बताना है इसका संबंध किससे है, तो जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, तो गोली का संबंध है दोस्तों आपका, ये है आपका अंडोत्सर्ग न होने देना, है ना। ठीक है, यूज की होगी किसी ने। दूसरा है शुक्राणुओं को सर्विसेज में पहुंचने से रोकता है आपका बी। ठीक है, तीसरा है दोस्तों आपका शुक्रवाहिका विच्छेदन, ये कौन सा है, ये है आपका, इसका संबंध आपका वीर्य में शुक्राणुओं का न होना। और कॉपर-टी का संबंध आपका किससे है, अंतरोपण को न होने देना, इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय से संबंधित आपके सारे हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों फिर से गर्भाशय से संबंधित आपका गर्भधारण से है। प्रसव, गर्भकाल, अंडोत्सर्ग, रोपण, गर्भधारण, तो कैसे कैसे होता है, क्या क्या कहलाता है ना, प्रसव। तो इसका संबंध किससे है, गर्भाशय से बच्चे का निकलना प्रसव। ठीक है, ए का 3। बी का आपका है जो गर्भावस्था होने तथा शिशु के जन्म के बीच का समय, उसे क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं ना, गर्भावस्था जो बच्चा पेट में रहता है। सी है अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का संबंध किससे है, ग्राफियन फॉलिकल से अंडे का मुक्त होना। ठीक है, तो रुकिए एक मिनट, सी का जो संबंध है आपका वो है आपका 2 से। ठीक है, रोपण है आपका एंड्रोमेट्रियल से युग्मनज का जोड़ना, और गर्भधारण दोस्तों आपका इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपका अंड तथा शुक्राणु के संलयन द्वारा युग्मनज का निर्माण, गर्भधारण। ठीक है, तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। हाइलुरोनिडेज, कॉर्पस ल्यूटियम, गैस्ट्रुलेशन, तो किसका संबंध किससे है, और फिर इसके बाद आपका क्या है, कैपिसिटेशन कोलेस्ट्रम। तो आपको बताना है, देखिए जो इसका संबंध तो इसी से है। ठीक है, 1 का संबंध 1 से है, बी का संबंध आपका प्रोजेस्ट्रॉन से है, कॉर्पस ल्यूटियस का संबंध प्रोजेस्ट्रॉन से है, गैस्ट्रुलेशन का संबंध आपका मॉर्फोजेनेटिक्स से है, गति। ठीक है, और कैपेसिटेशन का संबंध आपका है, इसका संबंध है शुक्राणु का सक्रियण, और ए का संबंध आपका फोर्स से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये है मेंडल ने जो प्रयोग किए थे अपने, है ना, तो मेंडल से संबंधित है कुछ प्रश्न है, कुछ ये सारणी है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि इस सारणी में से जो पहले बहुत बार प्रश्न बने हैं, है ना। इसमें से आपको प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं कि मेंडल की जो पौधे की ऊंचाई थी, लंबी थी या छोटी थी, बौनी थी या कैसी थी, है ना, इस प्रकार के प्रश्न बने। दूसरा प्रश्न बना है जो मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें पुष्प की स्थिति कैसी थी, अग्रस्थ थी या कक्षस्थ थी, या प्रश्न पूछा गया है पुष्प का रंग। अगर आप यूकेएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें जो पुष्प का रंग कैसा था, बैंगनी, सफ़ेद, इस प्रकार से पूछा जाता है ना, बैंगनी, सफ़ेद या बैंगनी, लाल, ऑप्शन में आपके पास होंगे, तो क्या है, बैंगनी, सफ़ेद। ठीक है, तो अगर आपने देखा नहीं होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जो है यहाँ पर जो है आप गलत कर सकते हैं। तो यह है पौधे की ऊंचाई कैसी थी, लंबी और बौना। ठीक है, पुष्प की स्थिति कैसी, कक्षस्थ और अग्रस्थ, फली का रंग कैसे था, हरा और पीला, फली की आकृति फूली हुई और संकुचित, बीज का आकार गोल था और जोरीदार, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद, है ना, 2 पुष्प उन्होंने लिए, एक तो बैंगनी था दूसरा सफ़ेद, और बीज पत्र का जो रंग था और पीला और हरा। कुछ भी आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट भी यहाँ से बन सकता है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं कि मेंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा जाएगा कि पुष्प का रंग बैंगनी, और उन्होंने पुष्प का रंग बैंगनी रंग के पुष्प का और लाल रंग के पुष्प का प्रयोग किया था, या सफ़ेद रंग के पुष्प का प्रयोग किया था, निम्न में से मेंडल से संबंधित कौन सा कथन सही है,
इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारणी है, इसे आप नोट कर लेना। आप चाहे सर स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है दोस्तों, जो प्रश्न आते हैं आपके वो आते हैं जेनेटिक्स एंड इवेल्युएशन। ठीक है, आपने जेनेटिक्स और इवेल्युएशन से संबंधित जो है पढ़ा होगा। वंशागति का आणविक आधार आपने पढ़ा होगा। मानव में लिंग निर्धारण आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपका जो है अब प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपका संरचनात्मक जीन, प्रचालक जीन, प्रोमोटर जीन या नियामक जीन आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो संरचनात्मक जीन है उसका संबंध आपका एंजाइम प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, संरचनात्मक जीन क्या करता है, एंजाइम प्रोटीन के लिए कोड। प्रचालक जीन का संबंध है आपका संदमक प्रोटीन के लिए आबंध स्थल है। प्रोमोटर जीन का संबंध किससे है दोस्तों, आपका ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज के लिए आबंध स्थल। और नियामक जीन का संबंध है आपका दोस्तों संदमक प्रोटीन के लिए कोड। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मिलान वाले प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना। मिलान में आपका ये फायदा है कि यहाँ से आपके एक साथ 4 प्रश्नों के आंसर देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुणसूत्र है आपका, एक टाइप आपका है वर्णांध है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो किसमें को कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं आपको देखना है कि या किसके कारण जो है ये होते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिकल सेल एनीमिया है ये होता है दोस्तों आपका 11वें गुणसूत्र। ठीक है, 11 गुणसूत्र के कारण, और ए का 3 है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया इसका संबंध आपका किससे है, 12वां गुणसूत्र। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका संबंध आपका है 7वां गुणसूत्र। और चौथा गुणसूत्र का संबंध है हंटिंगटन। और वर्णांध आपका है दोस्तों एक्स गुणसूत्र के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। अच्छे से आप जो है इसको मैच करना है और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फिर से आपको ये है दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट, है ना, सिंगल लाइन प्रश्न यहाँ से आपका डायरेक्ट बन सकता है। ये संकर है, ये अनुपात है। ठीक है, यहाँ से ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो संदमक जीन अनुपात है वो क्या है आपका 13:4, ए का 4 है। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों आपका जो संपूरक जीन अनुपात है वो कितना आपका 9:7। ठीक है, और अप्रभावी अनुपात जो है आपका वो है आपका 9:3:4। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस अनुपात कितना है 1:1:1:1:1। ठीक है, प्रभावी प्रबलता अनुपात तो ये है आपका 12:3:1। राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैच कर लेना अच्छे से, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से आपका जो है पूछा जा सकता है कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस अनुपात कितना था, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रभावी प्रबलता अनुपात क्या था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना, चाहे इसमें आप रट्टा मार लेना। अगला है दोस्तों, एक साइड बीमारी है, एक साइड आपका गुणसूत्र है। तो बताना है किस गुणसूत्र की कमी से होता है। तो बताना है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, फिर से आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो डाउन सिंड्रोम है दोस्तों, ये होता है आपका किसी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। ठीक है, ए का 4। ठीक है, बी है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसके कारण होता है, अप्रभावी जीन सिंड्रोम के कारण। ठीक है, क्लाइनफेल्टर जो है इसका संबंध किससे है, अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र XXY, है ना, इसके कारण होता है क्लाइनफेल्टर। और टर्नर सिंड्रोम का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका 1X गुणसूत्र की कमी XO। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। tRNA, mRNA, rRNA, पेप्टाइल डाइल ट्रांसफेरेज इंपॉर्टेंट है, आरएनए से संबंधित। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है आपके पास, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है किसका संबंध किससे है। tRNA क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। बिल्कुल, tRNA का काम क्या है अमीनो अम्ल का जीव द्रव्य से राइबोसोम पर स्थानांतरण। जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करता है, जो एमिनो एसिड रहते हैं आपके उनका जो है जीव द्रव्य से राइबोसोम पर स्थानांतरण करता है। जो आपका ए का है वो क्या है 4। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, बी mRNA आपका क्या करता है, जो सूचनाएं प्रदान करते हैं सूचनाएं। तो बी का क्या है, बी का आपका 2 है। rRNA का संबंध किससे है, राइबो क्या है इसका नाम, जो भी है दोस्तों आपको बताना है। सी का क्या है आपका 3 है, न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र। ठीक है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज
ये आपका एमिनो अम्लों को जोड़ता है। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर ए का आपका 4 है, बी का आपका 2 है, सी का आपका 3 है और डी का आपका 1 है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। AUG UAE एडेनिन यूरेसिल ग्वाइनिन यूरेसिल एडेनिन एडेनिन यूरेसिल 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 ग्वाइनिन ग्वाइनिन। तो बताना है आपको इनका संबंध किससे है। तो बताना है 45 का जो राइट आंसर है आपका वो रहने वाला है, जो AUG है इसका संबंध आपका है मेथियोनाइन, ठीक है। और UAA आपका इसका संबंध आपका है, बी का आपका जो है इसका संबंध दोस्तों आपका टर्मिनेशन। सी है जो ये कोड है इसका संबंध आपका फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। और UGG कोड जो है इसका संबंध आपका ट्रिप्टोफैन। तो राइट आंसर जो इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है फिर से डाउन सिंड्रोम, क्राई टू चैट सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर का सिंड्रोम। तो किसके कमी से क्या होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो डाउन सिंड्रोम है दोस्तों आपका, ये संबंधित आपका एक गुणसूत्र की अतिरिक्त उपस्थिति। दूसरा है दोस्तों आपका जो क्राई टू चैट सिंड्रोम, इसका संबंध किससे है, एक लिंगी गुणसूत्र की अनुपस्थिति, ठीक है। और जो है दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका संबंध है आपका एक लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति, एक और लिंग। और टर्नर का सिंड्रोम है डी का, इसका संबंध आपका इसका भी आपका 1 से ही है, ठीक है, एक लिंगी गुणसूत्र की उपस्थिति। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है 4311, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है 48 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी 4311। तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है आपको। तो ये आपके पास दे रहे हैं कौन सा जो है किस में पाया जाता है ना, एन है, गुणसूत्र है, 2n-2 है, 2n+2 है, 2n-1 है। तो बताना आपको जीनोटाइप फिनोटाइप जो भी है यहाँ पर दे रखा है आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो है मोनोप्लाइडी है ना, इसमें पाया जाता है एन। मोनोसोमी क्या है आपका 2n-1, नलीसोमी 2n-2, डी का आपका 2 है, 2n+1, ई का आपका क्या है दोस्तों, ई का आपका 3 है, 2n+2। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो देख लेना जिसने ये पढ़ा होगा उनको पता लग गया कि ये क्या चीज़ है ना, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है या क्रोमोसोम की संख्या है। ये है आधुनिक मानव का विकास के चरण, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए मैंने जो है इसलिए रखा है क्योंकि ये आपका जो है केमिस्ट्री में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस के विकास के चरणों का सही जो क्रम है दोस्तों आपको बताना है, तो क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आपके बाद आया उसके बाद आया होमो इरेक्टस, फिर जो मानव आया आपका निएंडरथल मानव, ठीक है। फिर उसके बाद जो आया क्रो-मैग्नन मानव, फिर आपका आया आधुनिक मानव का विकास हुआ। यहाँ पर आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आधुनिक मानव का विकास किसके बाद हुआ। तो आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन के बाद हुआ। तो सबसे पहले जो मानव आया कौन सा था, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो पूछा जा सकता है कि होमो इरेक्टस से पहले कौन सा मानव था, तो होमो इरेक्टस से पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ये भी पूछा जा सकता है कि क्रो-मैग्नन मानव से पहले कौन सा, मतलब क्रो-मैग्नन मानव का विकास किस मानव से हुआ, तो निएंडरथल मानव है ना। निएंडरथल मानव के बाद आपका क्या हुआ, क्रो-मैग्नन मानव आया। उसके बाद जो आधुनिक मानव है क्रो-मैग्नन मानव से जो है इसका विकास हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर मानव का विकास क्रम है, फिर से आपको बताना है। ये प्रश्न इसीलिए रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कुछ भी प्रश्न बन सकता है, कुछ भी जो है दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जावा मानव है, फिर आपका पैकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले किस मानव का विकास हुआ, जावा मानव। उसके बाद आया आपका पैकिंग मानव, फिर आया हिडलबर्ग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों फिर से आपका है, फिर से मिलान की ओर चलते हैं। तो आपको बताना है, ये है दोस्तों वाद्य है, किसने जो है कौन सा वाद्य है, लुइस पास्चर,
डॉबजो हंस्की, डी ब्रिज, वॉन हेल्मनॉट। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका जो है प्रश्न पूछे गए हैं, सिंगल लाइनर भी और मिलान वाले भी। ठीक है, तो वॉन हेलमोंट ने जो है कौन सा वाद दिया था, कौन सा वाद दिया था? स्वतः जननवाद किसने दिया था? आपका वॉन हेलमोंट। ठीक है, लुईस पास्चर ने आपका कौन सा वाद दिया था? ये दिया था जीवोत्पत्तिवाद है ना, जीवों की उत्पत्ति का वाद किसने दिया? जीवन की उत्पत्ति लुईस पास्चर। ठीक है, और सी का आपका दोस्त है डिबजो हंस्की, इनका संबंध है म्यूटेशन। ठीक है, इनका संश्लेषणवाद है ना, इनका उत्परिवर्तन से नहीं है, संश्लेषणवाद से है। ठीक है, डी ब्रिज का संबंध है आपका उत्परिवर्तन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो 70 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छे से आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। यह है दोस्तों भूगर्भीय समय का मापक्रम और जीव रूप। देखिए कौन से युग में कौन सा है ना, प्लास्टोसीन। तो कौन सा था, कौन से युग में कौन से थे? तो प्लास्टोसीन का जो संबंध है वो आपका मानव वंश। ठीक है, पैलियोसीन स्तनधारी, पर्मियन आपका संबंध है मंडूक, कैम्ब्रियन युग से कौन सा मिला आपका? अकशेरुकी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। मिलान आपसे फिर से करना है, देख लेना है। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सजीव और निर्जीव मध्य, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है एक जीव के बाद एक जीव और दूसरे बीच की जो कड़ी है, जैसे मानव और चिंपांजी के बीच में, या इस प्रकार से कड़ी है जैसे जो है सजीव और निर्जीव के बीच कौन सा जीव आया, जंतु और पादपों के बीच में कौन सी कड़ी थी, सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच में कौन सा जीव था या कौन सी कड़ी थी। इस प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रखा है। तो ये प्रश्न है दोस्तों जो आपका है, सजीव और निर्जीव की मध्य की कड़ी में कौन था? ये था आपका विषाणु। ठीक है, सजीव और निर्जीव के मध्य, विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है, नोट कर लेना। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका, जो जंतु और पादप के बीच की जो कड़ी कहा जाता है, युगलिना को कहा जाता है। युगलिना कैसा है? जंतु और पादपों के मध्य की कड़ी। ठीक है, सरीसृपों तथा स्तनधारियों के मध्य की कड़ी, तो क्या है? यह है आपका प्रोटोथीरिया। ठीक है, सरीसृपों और तथा स्तनधारियों के बीच की कड़ी क्या है? प्रोटोथीरिया। नॉन और कॉर्डेट्स के मध्य की कड़ी क्या है आपका? बेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, नॉन और कॉर्डेट और कॉर्डेट के मध्य की जो कड़ी है वो है आपका बेलेनोग्लॉसिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कड़ी मतलब ना इधर का ना उधर का, बीच का। ठीक है, निम्न में से मानव के विकास चरणों का सही अनुक्रम है। तो फिर से आपको बताना है मानव विकास का क्रम। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है क्रम, तो आपको देना है आंसर, यहाँ पर नहीं करने आपको श्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जो है क्या है? सबसे पहले कैनियापिथेकस, ये मानव का क्रम है। सबसे पहले कैनियापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, फिर उसके बाद होमो हैबिलिस, पिथेकेंथ्रोपस, होमोसेपियंस। ठीक है, ये मानव क्या है? जैसे होमोसेपियंस आधुनिक मानव का नाम है ना, तो ये साइंटिफिक नेम है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। पिछली बार आपसे क्रम पूछा गया, इस बार आपका ये वाला क्रम भी पूछा जा सकता है ना। तो प्रश्न आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका लीजिए आप तब तक स्क्रीनशॉट। तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण करता हूँ। तो दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर जो है इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए था। अब है दोस्तों रोग। हम बीमार क्यों होते हैं? वाई डू वी फॉल इल, है ना। अब आपका यहाँ से रोग से संबंधित आपका बिल्कुल मेंशन है, ये टेबल है। अगर आपको सबके बारे में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लेना। जो मलेरिया रोग होता है एनाफिलीज, पीत ज्वर या डेंगू होता है एडीज, हाथी पांव रोग होता है क्यूलेक्स, अफ्रीकन निद्रा रोग जो होता है सीसी मक्खी, प्लेग जो रोग होता है दोस्तों पिस्सू से होता है, काला अजार जो रोग होता है सैंड फ्लाई, और रिलेप पसिंग बुखार जो होता है खटमल से होता है, टाइफाइड डायरिया हैजा होता है घरेलू मक्खी से, और ट्रेंच जो ज्वर होता है जूं से। ठीक है, तो ये रोग मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने दरवाजे पे चिपकाना है और सुबह सुबह जो है इसको देखना है। ठीक है, फिर दूसरी सारणी है, ये आपका प्रमुख जीवाणुजन्य रोग, मानव रोग। ठीक है, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तपेदिक के कारण कौन सा है, किसके कारण होता है तपेदिक? किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। काली खांसी बैसिलस पर्ट्यूरिस। हैजा विब्रियो कोलिरिस होता है। टिटेनस कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। कोर्ज होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और संक्रमण विधि ये है, संक्रमण विधि से आपको कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी आप नोट कर सकते हैं। वायु द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा, इस प्रकार से है। और प्रमुख लक्षण इनके ये है, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख लक्षण है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके जो है अच्छे से जो है इन्हें पढ़ना है। दूसरी जो टेबल है दोस्तों, ये है आपका, फिर से है, ये भी है आपका पीलिया है। ये होता है दोस्तों आपका लेप्टोस्पायरा, ठीक है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिस होता है। प्लेग पाचुरेला पेस्टिस या चर्सिनिया पेस्टिस। अतिसार शिलेजा जातियाँ। सिफिलिस ट्रिपोना पैलिडियम के कारण होता है। सूजा क्या गोनेरिया जो है निसेरिया गोनेरी के कारण होता है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं विषाणु जनित रोग। तो विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं, इन्फ्लुएंजा, है ना। तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इन्फ्लुएंजा कौन सा रोग है, विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है। तो ये रोग भी आपको याद रखना है, कौन सा रोग किसके कारण होता है, विषाणु से होता है या जीवाणु से, है ना। तो ट्रिक होगी इनकी, आप खुद से एक ट्रिक बना लेना और जो है क्या करना, याद रख लेना, ठीक है। तो रोगाणु है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा ऑर्थो मैक्सिको विषाणु आरएनए विषाणु कारण होता है। छोटी चेचक कैसे होते हैं, बैसिलेसा हर्पीज के कारण, डीएनए विषाणु कारण। कनफड़े पैरामिक्सिको विषाणु, है ना, वायु द्वारा आरएनए विषाणु जो है। खसरा या रुबियोला जो है, ये भी पैरामॉक्सिको विषाणु द्वारा होता है। जर्मन खसरा टोगा विषाणु। रेबीज रेहिब्डो विषाणु। और पोलियोमाइल्स एंट्रो विषाणु। डेंगू ज्वर फ्लेवी विषाणु। पीत ज्वर ऑर्बो विषाणु। और एड्स HIV, ठीक है, रिट्रो विषाणु के कारण होता है। तो ये विषाणु से संबंधित कुछ रोग हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेके इनको देखना है। ये इनके प्रमुख लक्षण है सारे, ठीक है, प्रमुख लक्षण भी देखने हैं और आपको सारी चीज़ें देखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से संबंधित। अगला फिर से दोस्तों सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है, तो कर दीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ आप कर दीजिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो कैसे करेंगे आप मिलान, तो क्या क्या जो है इसमें होने वाला है, तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। तो विशिष्ट ग्राही स्थल है, इसका संबंध दोस्तों आपका बीटा लिम्फोसाइट। पूरक तंत्र का संबंध है आपका रोगाणु प्रोटीन का विलय। बी का संबंध है आपका 4 से। सी का संबंध है इंटरफेरोन का संबंध है आपका दोस्तों, इसका संबंध आपका विषाणु प्रोटीन संश्लेषण अवरुद्ध करता है। और क्लोनियो वर्ण ये क्या करता है, ये करता है आपका संवेदी बेटा लिम्फोसाइट द्वारा एक ही प्रकार की अधिक कोशिकाओं का उत्पादन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोट कर लेना। अगला फिर से दोस्तों, फिर से जो अगला प्रश्न आपका है, तो ये है दोस्तों आपके ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम, यूर्सिनिया पेस्टिस, बैसिलस एंथ्रेसिस या विब्रियो। तो किसके कारण कौन सा रोग होता है, तो ये है रोग, है ना, ये इसके वाहक है, किसके कारण होता है, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम किसके कारण होता है दोस्तों, इससे कौन सा रोग होता है, ठीक है। सिफिलिस जो बीमारी है वो किस कारण होती है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। यार्सिनिया पेस्टिम ये कौन सा रोग करता है, प्लेग, ठीक है। और बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स। और विब्रियो कोलेरी क्या करता है आपका कोलेरा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, इंपॉर्टेंट है। अगला फिर से दोस्तों रोग से संबंधित आपका नियोप्लाज्मा बिनाइल कार्सिनोमा सार्कोसोम लिम्फोमास। तो बताना है नियोप्लाज्मा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, बिनाइल ट्यूमर। बी का आपका क्या है, कैंसर रहित ट्यूमर है। कार्सिनोमा क्या है आपका, इसका संबंध किससे है, उपकला उत्तक कैंसर, ठीक है। सार्कोमास है आपका, इसका संबंध आपका अस्थि तथा उपास्थि कैंसर, सार्कोमास, ठीक है। लिम्फोमास है आपका, इसका संबंध है हीमेटोपाइटिन सेल ट्यूमर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, याद करने में, लेकिन करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला से दोस्तों फिर से आपको करना है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एड्स, SCID, शॉर्ट्स, है ना, किसके कारण होता है। फिर से आपको बताना है, जो ए का है वो है स्वयं प्रतिरक्षण मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। बी का आपका जो है वो है आपका एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। SCID है दोस्तों आपका आनुवांशिक रोग है। सॉर्स कैसा है, डी, ये आपका कोरोना वायरस, ठीक है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। मिला लेना अच्छे से। ये है कमी और ये है आपके विटामिन, ठीक है। तो किस कमी के कारण कौन सा होता है, सही दे रखा है यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पर प्रश्न बना है, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो रखा है, विटामिन ई है, ये आपका वाहक है और ये आपके क्या है, रोग है ना, रोग है। और ये विषाणु आपके किसके कारण होता है, विषाणु जीवाणु। तो साधारण जो जुकाम है दोस्तों किसके कारण होता है, साधारण जुकाम किसके कारण होता है दोस्तों आपका, वो होता है आपका हीमोफाइलस परट्यूसिस। साधारण जुकाम आपका हीमोफाइलस परट्यूसिस। बी का है आपका भोज विषाक्तता, कॉलेस्ट्रियम बोट्यूलिनम, ठीक है। काली खांसी, राइनो विषाणु, गले में पस आना, स्ट्रेप्टोकोकस। तो राइट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर राइट आंसर, तो ये है ए का है आपका 2, बी का है आपका 4, सी का है आपका 1, डी का है 3। मिलान कर लेना इम्पोर्टेंट है। अगला फिर से दोस्तों रोग है अभी करता है, ठीक है। इसके बीच न्यूमोनिया, फाइलेरिया, मलेरिया। तो किसके कारण कौन सा होता है, जो इसके बीच होता है दोस्तों होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। न्यूमोनिया आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जाति से होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है, वुचेरिया ब्रेंटोक्रेफ्टियाई, ठीक है। मलेरिया जो है हीमोफाइलस परट्यूसिस। तो ये सारे हैं एक का, ये सारे मिलियन है एक का सेम है। तो दोस्तों अब है दोस्तों आपका क्या है, अब दोस्तों आपके जो है कथन और कारण वाले क्वेश्चन है ना। सारे प्रश्न हम करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आपको जो है बिल्कुल जो है इसे अच्छे से देखना है। वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रश्न है दोस्तों वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कथन वाले क्वेश्चन भी आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कथन और कारण वाले। तो पहला जो कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका है वो पूछा गया है कि सूत्री विभाजन कहाँ पे है, सूत्री विभाजन कायिक एवं जनन कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। तो बताना है, तो सूत्री विभाजन कहाँ होता है दोस्तों आपका, ये सिर्फ कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, कायिक कोशिका में। और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका केवल क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के संदर्भ में सत्य असत्य कथन का चयन करना है। तो बताना है आपको राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के अतिरिक्त सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में तो कोशिकांग पाए ही नहीं जाते। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक बिल्कुल पाए जाते हैं। इसका मतलब है कथन एक गलत है, कथन दो सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक सत्य दूसरा असत्य, ठीक है। एक सत्य, एक पहला असत्य है दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव द्रव्य के संदर्भ में सत्य कथन है तो आपको सत्य बताना, बिल्कुल सत्य है ना, यहाँ पे आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो कौन सा है, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया, हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, जीव द्रव्य के 3 भाग है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य तथा सुकेंद्रित। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों इसका, आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। पहला और दूसरा बिल्कुल राइट है, तीसरा गलत है। अगला फिर से है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में होती है तो क्या होती है, लेप्टेटिन पैकेटिन में से, तो पहला और दूसरा, ठीक है। लेप्टेटिन पैकेटिन और भी है, जाइगोटिन, इस प्रकार से रहती है 4-5 अवस्था जो रहती है अर्धसूत्री विभाजन में। तो निम्न कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पर आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पहला भी आपका सही है ना, दूसरा भी आपका सही है और फिर आपका दोस्तों चौथा आपका सही है, ये दोनों आपके गलत है, ठीक है। अच्छे से आप रीड कर लेना। अगला है दोस्तों, जनन स्तर तथा उनके व्युत्पन्नों को सही युग्म पहचानिए। तो आपको बताना है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म। तो आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर।
तो पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब फिर से है दोस्तों आपका कथन और कारण से, है ना। सही कथन वाले इनका विकल्प करना है। टैक्सोन वर्गीकरण के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ग पदानुक्रमिक वर्गीकरण में संघ तथा कुल के मध्य आता है। त्रिनाम पद्धति में वंश, जाति तथा उसके खोजकर्ता का नाम लिखा जाता है। तो दोनों गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ए, है ना। टैक्सोन वर्गीकरण के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इसका केवल 1। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन चुने। ठीक है, तो आपको सही कथन यहाँ पर बताना है, क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। जीवाणुओं में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। सारसिना गोलाकार जीवाणु अर्थात कोकस होता है। जीवाणु में लैंगिक जनन का अभाव होता है। बिल्कुल सही है, सारे कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रोटिस्टा होते हैं एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही है ना। स्वपोषी तथा विषमपोषी। ठीक है, तो पहला और चौथा तो कौन सा है दोस्तों आपका, कि तीसरा और चौथा? तो इसका राइट आंसर क्या है? एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका दूसरा और चौथा, है ना। प्रोटिस्टा जो होते हैं एक कोशिकीय, मोनेरा आपने पढ़ा होगा, मोनेरा ये होते हैं एक कोशिकीय, है ना। और इनको रखा जाता है प्रोकैरियोट, कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा था आपका प्रोटिस्टा, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये किस्म होता है यूकैरियोट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है। दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। निम्न कथनों को पढ़कर सही कथनों का चयन करना है आपको। तो कवकों में कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बिल्कुल सही है। पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटिस का वर्ग है, नहीं है। फाइकोमाइसिटिस को अपूर्ण कवक भी कहते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला फिर से दोस्तों आपका क्लोरोफाइसी में संचित भोजन स्टार्च तथा मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए तथा डी है। दूसरा है फाइयोफाइसी में संचित भोजन लैमिनेरन तथा मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल ए तथा बी है। फियोफाइसी में संचित भोजन लिमेरिन तथा मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए व बी है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। केवल तीसरा सही है। जो फियोफाइसियास में इसका जो संचित भोजन है लैमिनेरिन तथा मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी फाइकोएरिथ्रिन है। आपके पास एक टेबल बनी होगी, पादप जगत का वर्गीकरण, है ना। जंतु जगत का वर्गीकरण, या कौन सा है वर्गीकरण जो आपका है 11th और 12th में, उसमें दे रखा है, एक बहुत बड़ी टेबल दे रखी है। ठीक है, उसमें सारे दे रखे, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, उनमें से आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों जिम्नोस्पर्म के लिए निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। जिम्नोस्पर्म में नर तथा मादा गैमिटोफाइट्स का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। बहुकोशिकीय मादा गैमिटोफाइट मेगा स्पोरेंजियम में जुड़ी होती है, या जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दूसरा तथा तीसरा सही है, परंतु पहला गलत है। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। टेरिडोफाइटा सबसे आद्य संवहनी पादप वर्ग है। फेनेरोगोम में वे पादप आते हैं जो फल का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। एक बीजपत्री पादपों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो कौन सा जो है इनमें से आपका राइट आंसर रहने वाला है? तो बताना है दोस्तों आपको, इसका जो है राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेरिडोफाइटा सबसे आद्य संवहनी पादप वर्ग है, बिल्कुल सही है। एक बीजपत्री पादपों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, दूसरा आपका गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा को बीज रहित पादप भी कहा जाता है, ये भी सही है। अनावर्त बीजी पादपों में बीज आवरण से ढका नहीं होता, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल तीनों सही है। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नोट है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अगला है दोस्तों कि संघ निमेटोडा के जीव को गोल कृमि भी कहा जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। संघ एनेलिडा के जीवों का शरीर कूटगुही होता है। संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों के उत्सर्जी तंत्र में ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती है। संघ मोलस्का को सबसे बड़े कशेरुकी जंतुओं के लिए जाना जाता है।
तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। तो ये आपको बताना है जो सबसे बड़े कशेरुकी का संघ है वो किसे कहा जाता है, मोलस्का या आर्थ्रोपोडा। कमेंट में आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, पोरिफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक कशेरुकी रज्जु नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्तक स्तरीय संगठन प्रदर्शित होता है। सिलेंट्रेटा के विकास के समय मीसेग्लिया उपस्थित होते हैं। तो क्या राइट आंसर है आपका, इसका आपको जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पोरिफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक कशेरुकी रज्जु नहीं पाई जाती, केवल एक है, बाकी दोनों गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ पोरिफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है। संघ निडेरिया में गमन, सुरक्षा तथा पोषण के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। हाइड्रा को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। तो कौन सा जो है इनमें से सही है आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, हाइड्रा को नहीं कहा जाता, इससे पहले हमने किया था एग्जाम्पल, आप देख लेना, है ना, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। जो है हमने जो इससे पहले वाले प्रश्न में उसमें आया था पुर्तगाली पोत। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। संघ पोरिफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। संघ निडेरिया में गमन, सुरक्षा तथा पोषण के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है, भी सही है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, भी सही है। तो बिल्कुल भी सही है आपके राइट आंसर। ठीक है, पक्षी के लक्षण चुनिए। तो बताना है आपको पक्षी में क्या लक्षण है। शीत रुधिर जंतु, अस्थि के अंदर वायु कोष्ठों की उपस्थिति, शरीर पर पंख, चार कोष्ठीय हृदय। तो क्या है, ये गलत है। ठीक है, शीत रुधिर जंतु नहीं पाया जाता है ना। बाकी आपने देखना है पक्षी में चार कोष्ठीय हृदय, और दूसरा है दोस्तों आपका शरीर पर पंखों की उपस्थिति ना, पक्षी में शरीर होंगी। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, चार कोष्ठीय हृदय, तो ये बिल्कुल सही है। पक्षी में चार कोष्ठीय हृदय ही पाया जाता है ना। इसमें क्या होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बिल्कुल पाया जाता है। और इनकी जो हड्डियां रहती है दोस्तों, उसमें जो है बीच में क्या रहता है, वायु कोष्ठों की उपस्थिति रहती है ना। तो शीत रुधिर जंतु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर से है, आर्थ्रोपोडा में पोरिपोडिया पार्श्व उपांग होते हैं जिनका उपयोग तैरने में किया जाता है। मोलस्का में रेड्यूला उत्सर्जन से संबंधित संरचना है। एस्के हेलमिन्थीज एक लिंगाश्रयी होते हैं। और वरुरस्क, इकोनोडर्मेटा आर्य समिति दर्शाते हैं। टीनोफोर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होने वाला है, तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। ठीक है, ये आंसर है इसके सही, देख लेना आप, है ना, बाकी ये दोनों गलत है। अगला है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। फिर से आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है ना। ये आगे फिर से आपका कौन सा फिर से आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्डेटा केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, क्या यह सही है, आपको सही नहीं बताना। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिरे से पूंछ तक पाई जाती है, सिफेलोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा में आता है, यही गलत है। ठीक है, बाकी केवल वर्ग साइक्लोस्टेमेटा जीवित सदस्यों का एकमात्र वर्ग ही है। महावर्ग एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन कौन सा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो गलत हमने चुनना था, तो राइट आंसर आपका केवल 3। फिर से दोस्तों आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आ गया दोस्तों आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, जैविक प्रक्रम से। ठीक है, जैविक प्रक्रम से आपके प्रश्न है, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण तथा ऑक्सी फॉस्फोरिलीकरण दोनों में कला के आर पार प्रोटोनों का श्रमसाध्य अभिगमन होता है। द्विबीजपत्री तनों में नई ऐदा द्वितीयक वृद्धि के समय परिरंभ की कोशिकाओं से बनती है। क्लोरियोसा तथा पिटूनिया के पुष्पों में पुंकेसर पृथक होते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण मृदा में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो कितने कथन इनमें से सही है, तो इनमें से 2 कथन सही है, कौन से है ये आप देख लेना, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रकाश अभिक्रिया की जेट स्कीम केवल प्रकाश तंत्र ए की उपस्थिति में होती है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन में केवल प्रकाश फर्स्ट क्रियाशील होती है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण होता है। स्ट्रोमा लेमिनी प्रकाश में तंत्र सेकंड तथा NADP का अभाव होता है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा है ना, ये दोनों सही है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश फर्स्ट क्रियाशील होता है और स्ट्रोमा लेमिनी प्रकाश में प्रकाश तंत्र सेकंड तथा NADP का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से कौन से कीट बक्षी पादप हैं? वाटर लिली, सैंड्यू, घटपर्णी या बिग नोनिया। तो आपको बताना है ऐसे कौन से कीट बक्षी पादप हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? दूसरा और तीसरा। ठीक है, घटपर्णी और सैंड्यू ये आपका कीट भक्षी पादप है ना, कीटों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कीट भक्षी पादप कहा जाता है। तो अगला फिर से आपको विचार करना है दोस्तों, संतरा, नींबू एवं आंवला एस्कर्बिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी के हैं। विटामिन ए तथा डी वसा में विलयशील होते हैं। विटामिन B2 टोकोफेरोल भी कहलाता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? पहला और दूसरा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये सारे वसा में घुलनशील है। ठीक है, वसा में जो है ये घुल जाते हैं। और दूसरा आपका विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। ठीक है, तो नोट कर लेना, प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? पहला और दूसरा। तो विटामिन B2 का से टोकोफेरोल कहा जाता है। तो विटामिन B2 को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ये केमिस्ट में भी आया है। अगला है, निम्न कथनों पर अध्ययन करें। जो अमाशय के कोष्ठों के विषय में है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमोसस रूमिनेट में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है, कौन से सही है। पहला है, सभी रूमिनेंट्स में इनमें से एक कोष्ठ अनुपस्थित हो सकता है। कुछ रूमिनेंट्स में इनमें से एक कोष्ठ अनुपस्थित हो सकता है। रूमेन या रेटिकुलम में जल कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, या रूमेन तथा रेटिकुलम में जल कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चौथा गलत है, ये तीनों सही है। अगला है दोस्तों, फिर से आपको बताना है, निम्न में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों में उच्च अक्षांशों पर जाने से उत्पन्न होते हैं। तो मैदानी वाले जो लोग हैं जब वो उच्च अक्षांश मतलब पहाड़ों की ओर जाते हैं तो कौन से परिवर्तन होते हैं, देखते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, दूसरा है लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि, श्वास दर में वृद्धि, थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा या तीसरा, लाल रुधिर कोशिकाओं में उत्पादन में वृद्धि होगी और श्वास दर में वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दूसरा और तीसरा। अगला है दोस्तों, फिर से आपको बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको विचार करना है। ये भी प्रश्न दोस्तों अब आपका आता है, ये संबंध है आपका, ये जो प्रश्न है ये आपका है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आपके जो है इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपने देखना है, प्रेरक तंत्रिकाओं के अन्य नाम चालक तंत्रिकाएं या अपवही तंत्रिकाएं भी होते हैं। प्रमस्तिष्क एवं डायनोसिफिलॉन सम्मिलित रूप से अग्र मस्तिष्क कहलाते हैं। ग्लाइसिन एवं GABA आवेश संदमक कहलाते हैं। तो कितने सही है? तो पहला और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। फिर निम्न कथनों को पढ़कर सही कथनों का चयन कीजिए। बताना है आपको, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन बढ़ाता है तथा मूत्राशय को शिथिल करता है। पुरानुकंपी क्रमानुकंचन की गति को बढ़ाता है तथा इंसुलिन के स्रावन को घटाता है। तो कौन सा जो है सही है, कौन सा गलत है? तो राइट आंसर आपका ए सही है, दूसरा गलत है। ये सही है, गलत है। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको विचार करना है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ठीक है, याद रख लेना नाम वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, याद रखना।
आ सकता है वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं का स्पष्टता से नहीं देख सकता। जरा दृष्टि दोष, प्रोस्पायोपिया, ठीक है। तो मिलान में आपका आ सकता है निकट दृष्टि दोष, एक साइड आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रोस्पाबिया। तो क्या कहा जाता है ना, तो ये भी आ सकता है। तो ये तीनों के नाम आप नोट कर लेना। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और जरा दूरदर्शिता को प्रोस्पायोपिया, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, आपको बताना है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें जो है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष है उसको जो है निकट वाली वस्तुओं को नहीं देख सकता, दूर दृष्टि दोष दूर वाली वस्तुओं को नहीं देख सकता, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है यहाँ पर। तो हमने थोड़ा मिस्टेक की है। तो सही पहला आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो दूरस्थ नहीं निकट आएगा, ठीक है। निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, ठीक है। निकट वाला दूर की वस्तु नहीं देख सकता, दूर वाला निकट की वस्तु नहीं देख सकता। दो ट्रिक है। जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट वस्तु को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका क्या है, गलत है। अब है दोस्तों अगला, त्वचा के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन वाला विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है त्वचा से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये राइट आंसर दोस्तों कि पसीने के देह व स्पर्शग्राही होते हैं, ये भी सही है। क्राउस के देहाणु शीतग्राही होते हैं, ये भी सही है। मरकेल की तस्तरियाँ स्पर्शग्राही होती है, ये गलत है। और फिर रूफिनी के छोर ऊष्मग्राही होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला है दोस्तों, दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन आपको बताना है फिर से। अब आता आपका रिप्रोडक्शन से संबंधित, ठीक है। रिप्रोडक्शन से संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है आपका। तो बताना है आपको, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप का आनुवांशिक संगठन प्रभावी नहीं होता। अदरक में प्रकंदन एक कायिक प्रजननकारी अंग की भांति कार्य करता है। कोशिका की टीटीपोटेंसी हमें पादपों का सूक्ष्म प्रवर्धन करने में सक्षम बनाती है। उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारे सही है। अगला है दोस्तों, दिए गए विकल्प का अध्ययन कीजिए, है ना। टैपिटम विकसित हो रहे पराग कणों को पोषित करते हैं। जलीय पादपों जैसे जलीय हाइसिंथ तथा वाटर लिली परागण जल के द्वारा होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। सही विकल्प सभी विकल्प सही है। तो कौन सा है राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सारे विकल्प सही है। निम्न में से किन पादपों के भाग द्वारा पादपों में अलैंगिक प्रजनन होता है। शल्ककंद, घनकंद, प्रकंद, है ना। पादपों में अलैंगिक प्रजनन किसके कारण होता है, बल्ब, कॉर्न, राइजोम या किसके कारण होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका तो क्या रहने वाला है, तो बताना है जो दोस्तों इसका है सेकंड, ठीक है। दूसरा और तीसरा, घनकंद और प्रकंद द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष के विकास का क्रम होता है, तो कौन सा होता है इनमें से आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है भ्रूणपोष के विकास का क्रम। और कि स्पोरियम, फिर आता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु, फिर आता है भ्रूणपोष। और इसमें आप लगा देना 4-5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार आप लगा देना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे सीरीज में रखा है। अगला है वृषण हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, वृषण हो सकते हैं। एक मोनोट्रीमेटा, दूसरा कायरोटेरा प्राइमेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। अगला है, स्तनधारियों के अंडाशय से संबंधित कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स के विषय में सही है, तो कौन सा सही है, तो ये बी और सी है ना। कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन का स्रावित करता है, जो प्रजनन ट्रैक्ट को गर्भ अवस्था के लिए तथा कुछ स्तनधारियों में गर्भ अवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के हास के पश्चात यहाँ एक सफ़ेद सा निशान स्कार बचता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो बी और सी सही है, ये गलत है, ठीक है। अगला है, नीचे अलैंगिक जनन द्वारा कौन जनन करता है, तो हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, कुत्ता, अमीबा। तो देखिए भाई, कुत्ता तो नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर आपका सेकंड है उसे आप कट करना है। तो सेकंड आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, पहला भी आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा,
सी और बी में से होगा। ठीक है, तो कुत्ते में आपका लैंगिक जनन होगा ना, अलैंगिक कहाँ से होगा? तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो मलेरिया परजीवी, हाइड्रा और अमीबा, ठीक है, तीनों में जो है अलैंगिक जनन होता है ना, नोट कर लेना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरआरएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट उपलब्ध कराता है। टीआरएनए एमिनो अम्ल को लाता है तथा आनुवांशिक कोड पढ़ता है। आरआरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ करता है और डीएनए के खंड को जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं इंस्ट्रॉन कहलाते हैं। तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, तो ये जो है दोस्तों ये आपका है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। ठीक है, फिर से आपके सवाल आ गए हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, टीआरएनए का काम क्या होता है? एमिनो एसिड को लाता है तथा आनुवंशिक कोड पढ़ता है। ठीक है, और आरएनए क्या होता है? पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ करता है। ये दो सही है, बाकी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो बताना है आपको क्या है इसका राइट आंसर। फिर से दोस्तों अब आपका आता है रोग से संबंधित, है ना, अब आपका किससे है? बीमारी से संबंधित। तो इसको आपने बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स विषाणु से संबंधित है। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की। लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका, और एमिल वॉन वेहरिंग ने निष्क्रिय प्रतिरक्षा, है ना, तो ये सभी जो है सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की। लुइस पास्चर रेबीज का टीका, और एमिल वॉन वेहरिंग निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो सारे सही है, ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों हमारे जो है आज के प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित। आई होप दोस्तों आपके लिए जो है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% हेल्पफुल रहे होंगे, है ना, रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो है बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों इनका लेवल जो है थोड़ा हाई है ना, मीडियम भी नहीं कर सकते, थोड़े हाई लेवल के प्रश्न जो है आपके हैं इस प्रकार से बनते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम जो है, अभी तो हमने मिलान वाले किए और कथन कारण वाले, इसके बाद जो सिंगल वाले हैं ना, सिंगल लाइनर जो रहेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनको हम एक और दो वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपका जो है बायोलॉजी के जो है 18-20 नंबर की जो बायोलॉजी है आपकी वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। इसी प्रकार हम केमिस्ट्री भी करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, फिजिक्स करेंगे। तो आज है आज जो डेट है, कितनी तारीख है? 9 तारीख है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम भी आ चुका है। अब आपके पास जो है मात्र 11-12 दिन बचे हैं, तो अच्छे से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। बाकी दोस्तों जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों जो एक क्वेश्चन जो है ये काफ़ी मेहनत से लाए हैं, है ना, तो यदि आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको जो है किसी भी ऑप्शन में अगर आपको जो है डाउट है, किसी प्रश्न का आंसर आपको लगता है कि गलत है, तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से ये होगा कि पता चलता है ना, तो आप किसी और को पता चलता है, जैसे कोई दूसरा देखता है तो उसे पता लग जाता है कि इस प्रश्न का आंसर ये था कमेंट में, है ना, तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।